गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदित्य गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आदित्य राव आपका स्वागत करता हूं। और आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो है स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में आप एवरेस्ट बैच पढ़ रहे हैं और एवरेस्ट बैच में ये जो क्लास है आज 5वीं क्लास रहेगी। और इसमें जानेंगे हम भारत के प्रमुख आंदोलन के बारे में। हमने ये जान लिया है कि भारत में जो आंदोलन कराने वाली संस्था है, जो जिम्मेदारी लेगी सारे आंदोलन की, वो होगी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद अब जो आगे की क्लास है वो इस आंदोलन के बारे में है, तो समझिएगा। जानिए बताया क्या है। ये कहा गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ है, तो आप बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 के बीच चला है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच चला है। और इसी वर्ल्ड वॉर के बीच में हमने क्या शुरू कर दिया था, तो इसी वर्ल्ड वॉर के बीच में हमने शुरू कर दिया था 1916 में होम रूल आंदोलन। इसमें क्या कर दिया था हमने शुरू, होम रूल आंदोलन। इसी के बीच शुरू कर दिया था हमने होम रूल आंदोलन। और होम रूल आंदोलन के बारे में बताया गया कि इस होम रूल आंदोलन का जो संचालन है, होम रूल आंदोलन का जो संचालन है वो कितनी जगह किया गया, 2 जगह किया गया। एक किया गया मद्रास में जो तमिलनाडु में पड़ता है, और एक किया गया बेलग्राम में। और जो बेलग्राम है ये कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटका में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। इस बेलग्राम में जो इस अधिवेशन को चला रहे थे वो कौन चला रहे थे, तो इसमें चला रही थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और इस बेलग्राम में इसका संचालन कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक था। तो उनका नाम क्या था, बाल गंगाधर तिलक था। इस एनी बेसेंट ने गांधी जी को क्या कह दिया था, तो एनी बेसेंट ने इन गांधी जी को कह दिया था राजनैतिक बच्चा। क्या कह दिया था, राजनैतिक बच्चा। किसको कह दिया था, गांधी जी को कह दिया था एनी बेसेंट ने राजनैतिक बच्चा। इस बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या बताया गया, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया गया कि इस बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिकाएं हैं या बुक है वो 2 याद करनी है। एक याद करनी है मराठा और एक याद करनी है केसरी। जो मराठा है, इस मराठा की जो भाषा है वो कौन सी है, तो मराठा की भाषा बताया गया कि इस मराठा की जो भाषा है वो इंग्लिश है। मराठा की जो भाषा है वो क्या है, इंग्लिश है। लेकिन ये जो केसरी है, इस केसरी की जो भाषा है वो क्या है, तो केसरी की जो भाषा है वो बताया गया कि केसरी की भाषा मराठी है। मराठा की भाषा केसरी है, मराठा की जो भाषा है वो इंग्लिश है, और केसरी की जो भाषा है वो मराठी है। तो हमने ये जाना है कि भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या शुरू हो गया है, होम रूल आंदोलन शुरू हो गया है। और इसका संचालन 2 जगह किया जा रहा था, बेलग्राम और मद्रास में। दूसरी बात हमने ये जाना था कि जो होम रूल आंदोलन था ये किस देश से प्रेरित था, देश से प्रेरित है। तो आपने बताया था कि ये जो होम रूल आंदोलन है ये आयरलैंड से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, आयरलैंड। और जो आयरलैंड है इसकी जो राजधानी है वो क्या है, डबलिन है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। और जो मुद्रा है वो क्या है साहब, तो मुद्रा इसकी पाउंड है। मुद्रा क्या है साहब, पाउंड है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अंग्रेजों ने भारतीय से सहायता मांगी और भारतीयों ने अंग्रेजों की सहायता की। बड़े पैमाने पर गांधी जी के कहने पर जो भारतीय सैनिक है वो कहाँ चले गए थे, इस अंग्रेजी सेना में चले गए थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन है इसकी जीत हो गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। और अंग्रेजों ने ये कहा था भारतीयों से, अगर हम वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे तो तुमको क्या दे देंगे, आजादी दे देंगे। तो भारतीयों ने कहा ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, क्या हुआ साहब, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है ये खत्म हो गया। तो
अब जो अगली डेट आई है वो क्या है साहब, 1919 आई है। और जो 1919 की डेट है, इस डेट में तीन चीजें क्या हुई, तो पहला हुआ साहब रॉलेट एक्ट। पहले क्या आएगा, पहले आएगा रॉलेट एक्ट आएगा। दूसरा क्या आएगा साहब, दूसरा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। तीसरा क्या होगा साहब, तो तीसरा जो होगा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके बाद जो तीसरी चीज होने वाली है वो क्या होगी साहब, तो बताएंगे। जो तीसरी चीज है वो होगी खिलाफत आंदोलन। ये प्रमुख घटनाएं होंगी प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। समझिएगा, समझेंगे। तो अब जो आपको पढ़ना है वो है रॉलेट एक्ट। अब जो आपको जानना है वो किसके विषय में जानना है साहब, तो अब जानना है आपको रॉलेट एक्ट के विषय में। समझिएगा, तो बताया गया कि जो पहला है वो क्या है साहब, तो पहला है रॉलेट एक्ट। जो पहला है वो क्या है साहब, रॉलेट एक्ट है। समझिएगा, रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट में क्या बताया गया, तो रॉलेट एक्ट में बताया गया कि जो रॉलेट एक्ट है ये कब आया, जो रॉलेट एक्ट है ये कब आया है, तो आप बताएंगे 18 मार्च 1919 को क्या आ गया साहब, रॉलेट एक्ट आया। और जैसे ही रॉलेट एक्ट आया, भारतीयों को यह उम्मीद थी कि ये किसका कानून है, भारत की आजादी का कानून है। लेकिन रॉलेट एक्ट में क्या होने लगा, रॉलेट एक्ट में होने लगी गिरफ्तारी। क्या होने लगी साहब, तो रॉलेट एक्ट है, इसमें क्या होने लगी, तो इसमें होने लगी भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। इस रॉलेट एक्ट में क्या होने लगी, तो रॉलेट एक्ट में भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। और जो भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, इसके संबंध में जो गिरफ्तारी है वो कैसे हो रही थी, बिना किसी वारंट दिए हो रही थी। बिना वारंट के क्या हो रही थी, गिरफ्तारी हो रही थी। अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई है तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, न तो आप अपील कर पाएंगे, न आप दलील दे पाएंगे, न तो आप अपील कर पाएंगे, न आप दलील दे पाएंगे। और दूसरी बात, जब ऐसा कानून होगा तो उसे क्या कहेंगे, काला कानून कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, काला कानून कहेंगे। अब काले कानून के तहत बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला जो कानून आप देख रहे हैं, बिना वकील वाला जो कानून आप देख रहे हैं, इसके तहत क्या होगा साहब, इसके तहत भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी होगी। जो गिरफ्तारी हो रही है, वो कहां पर हो गई साहब, पंजाब में हो गई। जो गिरफ्तारी है वो कहां हो गई, पंजाब में हो गई। पंजाब में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन। किचलू। इन लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। और ये दोनों लोग हैं वो पंजाब में आंदोलन के प्रमुख चेहरे हैं। तो जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो अब होगा क्या, इन लोगों को छुड़ाने के लिए भारतीय क्या करेंगे, सभा करेंगे। तो बताया गया कि दोनों को छुड़ाने के लिए क्या किया जाएगा, दोनों को छुड़ाने के लिए सभा का आयोजन किया गया। दोनों को छुड़ाने के लिए क्या किया जाएगा, सभा का आयोजन किया जाएगा। और जो सभा है, सारे लोगों को ये चिट्ठी भेज दी गई कि आप सब
इतने बजे इतनी तारीख को कहां पर मिलेंगे साहब? जलियांवाला बाग कांड में मिलेंगे। और ये इन लोगों की जो गिरफ्तारी है वो किस डेट में हुई है? तब इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो 10 अप्रैल 1919 को क्या हो गई है? गिरफ्तार। और इनको छुड़ाने के लिए जो सभा बुलाई जा रही है वो कब बुलाई जा रही है? 13 अप्रैल 1919 को क्या बुलाई जाएगी साहब? सभा बुलाई जाएगी। और ये सभा कहां बुलाई जाएगी? तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या बुलाई जाएगी? ये सभा बुलाई जाएगी। क्लियर बात है ना? और इस सभा के विषय में ये बताया गया कि सभा का जो आयोजन है वो कितने बजे होगा साहब? 4:30 पर होगा। और केवल ये जो सभा है वो 4:45 तक चलेगी। ये जो सभा है वो कितनी देर तक चलेगी साहब? आयोजन जो है वो 4:30 पर होगा और जो सभा है वो कितनी देर चलेगी साहब? केवल 15 मिनट सभा चलेगी। और 15 मिनट के बाद क्या होगा? जैसे ही 5 बज जाएंगे, जैसे ही क्या हो जाएगा? 5 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे तो 5 बजते ही क्या करेंगे? इन नेताओं को छुड़ा लिया जाएगा। तो 5 बजते ही क्या किया जाएगा साहब? तो नेताओं को छुड़ाया जाएगा। नेताओं को छुड़ाया जाएगा। कितने बजे छुड़ाया जाएगा साहब? 5 बजते ही इन नेताओं को छुड़ा लिया जाएगा। लेकिन ये सारी जो घटना है, जो ये प्लानिंग कर रहे हैं भारतीय, इस प्लानिंग की जो खबर है, इस प्लानिंग की जो खबर है वो एक भारतीय व्यक्ति के हाथ पड़ गई। भारतीय व्यक्ति के हाथ पड़ गई। और उस व्यक्ति का जो नाम था, उसका नाम था डॉक्टर हंसराज। और इस डॉक्टर हंसराज ने ये खबर पहुंचा दी किसको साहब? अंग्रेजी प्रशासन को पहुंचा दी। और अंग्रेजी प्रशासन ने कहा कि ये लो पैसा, तुम्हारा काम हो गया, आगे का काम करना हमारा है। तो आगे क्या बताया गया कि जब जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, किसमें सभा हो रही है साहब? जो सभा है वो कहां हो रही है? जलियांवाला बाग में। जब जलियांवाला बाग में सभा हो रही है तो इस सभा की मुखबिरी कर दी थी साहब किसने? डॉक्टर हंसराज ने। तो 2 अंग्रेजी अधिकारी पहुंच गए। एक का नाम था R.E.H. डायर और एक का नाम था M.O. डायर। R.E.H. डायर ने इस M.O. डायर से कहा कि तुमको जो करना है वो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ का चार्ज देकर मैं जा रहा हूँ। तो M.O. डायर ने क्या किया? M.O. डायर ने जो अंग्रेजी सैनिक थे, जो अंग्रेजी सैनिक थे, इन अंग्रेजी सैनिकों को क्या दे दिया साहब? आदेश दे दिया। और आदेश मिलते ही इन अंग्रेजी सैनिकों ने चुन चुनकर भारतीयों को मार दिया। तो अंग्रेजी सैनिकों ने क्या किया? आदेश मिलते ही भारतीयों की हत्या कर दी। किसमें साहब? जलियांवाला बाग में। अब जैसे ही ये जलियांवाला बाग कांड हो गया, भारतीयों को मारा गया, तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ। जब भारतीयों की हत्या हो गई एक अंग्रेज अधिकारी के कहने पर, तो गांधी जी को क्या हुआ साहब? दुख हुआ। तो गांधी जी ने क्या किया? अपनी उपाधि लौटा दी जो अंग्रेजों ने दी थी। कौन सी वाली? केसरी हिंद। तो गांधी जी ने क्या किया साहब? तो जो गांधी जी हैं, इन गांधी जी ने जो उपाधि है, ये क्या कर दी? वापस कर दी। कौन सी वाली? केसरी हिंद। केसर ए हिंद नाम की उपाधि क्या कर दी इन्होंने? वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि वापस कर दी। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने किसकी? जो सर की उपाधि है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो उपाधि है, कौन सी वाली? सर वाली, ये भी क्या कर दी इन्होंने? वापस कर दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि वापस कर दी। कौन सी वाली? सर वाली। इतने का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे समझेंगे। आगे जाना, जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी
और उपाधि वापस करने के बाद भारतीयों ने बड़े पैमाने पर और आंदोलन मुखर कर दिए, और जब आंदोलन मुखर हो गए तो इस जलियांवाले बाग की क्या होगी, जांच होगी। तो फिर क्या बनाएंगे साहब, उपाधियां जब वापस हो गई तब क्या हुआ साहब, जलियांवाले बाग की जांच हुई। तो क्या बनाई जाएंगी, तो फिर बनाई गई जलियांवाला बाग के लिए जांच कमेटी। क्या बनाएंगे इसके लिए, इसके लिए बनाई गई जलियांवाले बाग के लिए जांच कमेटी। और जो जांच कमेटियां बनाएंगे वो कितनी बनाएंगी, तो जांच कमेटी बनाई गई 2। एक कमेटी का नाम था हंटर आयोग, हंटर आयोग, और जो हंटर आयोग है ये अंग्रेजों की कमेटी थी। और जो भारतीयों की कमेटी थी उसका नाम था तहकीकात कमेटी। और जो तहकीकात कमेटी है वो किसकी है, भारतीयों की है। जो तहकीकात कमेटी है वो किसकी है, भारतीयों की है। इस हंटर आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था, सर हंटर था। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन था, तो इस हंटर आयोग का जो अध्यक्ष है वो सर हंटर था। लेकिन इस तहकीकात कमेटी का जो अध्यक्ष है, इसका जो अध्यक्ष है उसका नाम क्या था, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। ट्रिपल एम क्या बनाए गए, इसके अध्यक्ष बनाए गए। इस हंटर आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी, इस हंटर आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में बताया कि केवल 379 लोग ही क्या करे हैं, मरे हैं। केवल 379 लोग ही क्या मरे हैं, मरे हैं। लेकिन जब तहकीकात कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जब तहकीकात कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो इसने बताया कि 1000 से ज्यादा लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। 1000 से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, मर गए हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं। दूसरी बात क्या की गई, जैसे ही ये कहा कि 1000 लोगों की मृत्यु हो गई है तो मरे तो हैं, और जिसने मारे हैं उसको क्या दी जाए, फांसी दी जाए। उसने कहा ठीक है। लेकिन तभी ये लोग क्या लेकर आए, एक बिल लेकर चले आए। तभी जो अंग्रेज हैं ये क्या लेकर आएंगे, एक बिल लेकर आएंगे। और बिल में क्या कह देंगे, बिल में ये कह देंगे कि आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए किसी अधिकारी ने यदि गोली चलाई है, यदि गोली चलाई है तो उसे बर्खास्त किया जाएगा, तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। तो उसे क्या किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि मृत्यु दंड दो, ये मृत्यु दंड बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। तो इस एमओ डायर को क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है खिलाफत आंदोलन। समझिएगा, समझिएगा। आगे जो पढ़ना है वो है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को समझिएगा। जो खिलाफत आंदोलन है ये 1919 से प्रारंभ हुआ और 1924 तक चला। जो खिलाफत आंदोलन है ये 1919 से प्रारंभ हुआ और 1924 तक चला। और जो खिलाफत आंदोलन है इसका जो संचालन है, इसका जो संचालन है वो कहाँ किया जा रहा था, तो इसका संचालन किया जा रहा था टर्की में। कहाँ किया जा रहा था साहब, इसका जो संचालन है वो टर्की में किया जा रहा था। तो टर्की में क्यों हो रहा था साहब,
तो बताया गया कि जो खिलाफत आंदोलन है, इस खिलाफत आंदोलन में हुआ क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हो गई थी किसकी साथ, टर्की की। जब टर्की की हार हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो अंग्रेजों ने अपने जो नियम है वो सख्त कर दिए टर्की के लोगों के प्रति। जब हार हो गई टर्की की, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने अपने नियम कठोर कर दिए। अंग्रेजों ने अपने नियम क्या कर दिए, कठोर कर दिए। किसके प्रति, तो आप बताएंगे, टर्की के प्रति। टर्की के प्रति कठोर नियम कर दिए, और कठोर नियम के चलते यहाँ पर क्या किया जा रहा था, खलीफा के पद को हटाया जा रहा था। तो टर्की में क्या किया जा रहा था, खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था। टर्की में क्या किया जा रहा था, खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था। खलीफा का पद क्या है साहब, तो बताया गया कि जैसे हिंदू धर्म में अगर किसी मंदिर से शिवलिंग को हटा दिया जाए और वहां पर कुछ और लगा दिया जाए तो हमको बुरा लगेगा, ठीक वैसे ही मुस्लिम धर्म में जो खलीफा होता है वो ठीक वैसा ही व्यक्ति होता है। यानी कि मोहम्मद साहब के मरने के बाद जो अगला उनके नीचे जो व्यक्ति होगा उसको खलीफा कह रहे हैं। तो खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था, और लोग इसकी क्या कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे। लोग इसकी क्या कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे, मतलब इसका सहयोग कर रहे थे। तो इस खिलाफत आंदोलन को, ये जो खिलाफत आंदोलन देख रहे हैं, इसको कहाँ चलाया गया, भारत में चलाया गया। भारत में चलाया गया। और भारत में क्यों चलाया गया, तो भारत में भी तो मुसलमान रह रहे हैं, तो उनका भी तो वही खलीफा है, तो भारत में चलाया गया। और भारत में जो चलाया गया, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे भारत में जो इसका नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे साहब, तो भारत में जो इसका नेतृत्व कर रहे थे वो दो लोग कर रहे थे। एक का नाम था मोहम्मद अली, एक का नाम था मौलाना अली ब्रदर्स था। एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का जो नाम था वो था शौकत अली। एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का जो नाम था वो था शौकत अली। शौकत अली ये क्या है, अली ब्रदर्स है। ये क्या है साहब, अली ब्रदर्स है। इसके जो सदस्य थे, इस आंदोलन के जो सदस्य थे, खिलाफत आंदोलन के भारत में सदस्य, भारत में कौन कौन सदस्य थे, तो एक थे हसरत मोहानी, हकीम अजमल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये इसके प्रमुख सदस्य थे। दूसरी बात, जब ये आंदोलन भारत में चलाया जा रहा था तो गांधी जी फटाक से पहुंच गए। गांधी जी ने कहा हम भी भाग लेंगे इस आंदोलन में। इन मुसलमानों ने ये कहा तुम क्यों भाग लोगे। उन्होंने कहा अभी ये जो वक्त है वो लड़ाई का नहीं है, केवल अभी ये सोचो कि खलीफा के पद को कैसे बचाया जाए। इन मुसलमानों को ये लगा कि गांधी जी तो हमारे प्रिय हो गए हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक हिंदू को इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। किसको, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का। तो फिर क्या बनाएगी, भारत में बनाई गई ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। भारत में क्या बनाई गई, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो अध्यक्ष है वो किसको बना दिया गया, हिंदू को बना दिया गया। और हिंदू कौन थे, तो गांधी जी को बना दिया गया। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो अध्यक्ष है वो किसको बना दिया गया साहब, गांधी जी को बना दिया गया। और गांधी जी ने इसको आंदोलन को बहुत जोर शोर से चलाया, लेकिन ये आंदोलन अचानक ही भीड़ में क्या कर गया, खो गया। यहाँ तक तो कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेंगे।
आगे समझिएगा, आगे समझेंगे। आगे जानिए, आगे है असहयोग आंदोलन। आगे है असहयोग आंदोलन। समझे, जो असहयोग आंदोलन है, ये असहयोग आंदोलन 1 फरवरी, असहयोग जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ है साहब? तो आप बताएंगे ये आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 को क्या हो गया है? असहयोग आंदोलन शुरू हो गया है। और आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने कुछ नियम बताए। आंदोलन के जो नियम हैं वो क्या बताया? तो ये कहा कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा, केवल असहयोग करेगा। असहयोग कैसे कर सकते हैं? तो अंग्रेजों की वकालत नहीं, अंग्रेजों की वकालत नहीं करेंगे। कोई भी अगर भारतीय अंग्रेजों की वकालत करेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरी बात, विधान परिषद में नहीं जाएंगे। जो भी व्यक्ति विधान परिषद के सदस्य हैं वो इस विधान परिषद में नहीं जाएंगे। दूसरे व्यक्ति कि अंग्रेजी शिक्षा के स्कूलों का क्या किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा के स्कूलों का क्या किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा। तीसरे काम क्या किया जाएगा? जो अंग्रेजी पोशाक हैं, अंग्रेजी पोशाक हैं वो कोई नहीं पहनेगा। ये गांधी जी ने नियम दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कह दिया कि अगर आपने ऐसा किया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह दिया? सबसे इंपॉर्टेंट ये कह दिया कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। ये जो सहयोग की बातें हैं, अगर आपने हिंसा की, अगर आपने हिंसा की तो आंदोलन वहीं क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपने हिंसा करी तो जो आंदोलन मैं चला रहा हूं इसको मैं बिल नहीं चलाऊंगा, क्या कर दूंगा साहब? इस आंदोलन का जो है मैं समाप्त कर दूंगा। आंदोलन को क्या कर दूंगा? मैं समाप्त कर दूंगा। अब आंदोलन समाप्त कर दूंगा, लोगों ने 2 वर्ष तक अंग्रेजों का असहयोग किया। तो 2 वर्ष तक क्या किया? 2 वर्ष तक अंग्रेजों का बहिष्कार किया। 2 वर्ष तक अंग्रेजों का बहिष्कार करते रहे, लेकिन इनका शब्द जवाब दे गया। तो असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ साहब? तो असहयोग आंदोलन के बाद 4 फरवरी 1922 को क्या हो गया साहब? गोरखपुर में एक जगह है, गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर, गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर क्या हो रहा था साहब? तो बताया गया कि 2000 लोग शराब के ठेके पर धरना दे रहे थे। 2000 लोग क्या कर रहे थे? शराब के ठेके पर धरना दे रहे थे। तो इन लोग ये कह रहे थे कि शराब को बंद करो, शराब को बंद करो। तो 2000 लोगों पर क्या किया साहब? 4 अंग्रेजों ने गोली चला दी।
गोली चला दी तो 3 भारतीय मर गए। कितने भारतीय? 3 भारतीय मर गए। और जैसे ही 3 भारतीय मरे, इन भारतीयों ने क्या किया साहब? इन भारतीयों ने 23 पुलिस वालों को, इन भारतीयों ने क्या किया? 23 पुलिस वालों को थाने में जिंदा जला दिया। थाने में जिंदा जला दिया। 23 पुलिस वालों को क्या कर दिया साहब? थाने में इन्होंने जिंदा जला दिया। अब गांधी जी ने क्या किया साहब? गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन जो चलाया था कि हिंसा नहीं करनी है, हिंसा कर दी है, तो आंदोलन को क्या कर दिया साहब? समाप्त कर दिया। तभी एनी बेसेंट ने गांधी जी को कह दिया कि अभी आप राजनीति में बच्चे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि अगर कश्मीर के किसी छोटे से गांव में कोई हिंसा हो गई है तो संपूर्ण भारत में जो आंदोलन चल रहा है वो व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। ऐसा तो नहीं किया जाना चाहिए। सारे लोग अपनी अपनी रागें अलापने लगे। गांधी जी ने कहा जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। गांधी जी चुपचाप बैठे रहे और सारे लोगों ने ये सारी बातें की। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। पार्टी की स्थापना, आगे है स्वराज पार्टी की स्थापना। जो स्वराज पार्टी है, इस स्वराज पार्टी की जो स्थापना है, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो कहाँ हुई है साहब? इलाहाबाद में हुई है। जो स्वराज पार्टी है इसकी जो स्थापना है वो कहाँ हुई है साहब? इलाहाबाद में हुई है। और स्थापना हुई कब है? तो आप बताएंगे साहब कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? तो आप बताएंगे 1 जनवरी 1923 को क्या हो गई है? स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई है। और जो स्वराज पार्टी है इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने हैं CR दास। और CR दास को कहते हैं देश बंधु। तो बताया क्या गया कि जो स्वराज पार्टी है इसकी जो स्थापना है वो इलाहाबाद में हुई है। कब हुई है साहब? तो 1 जनवरी 1923 को हुई है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं साहब? CR दास बने हैं। और CR दास कौन बने साहब? तो बताएंगे कि उनकी उपाधि है देश बंधु। इस स्वराज पार्टी के जो सचिव हैं, स्वराज पार्टी के जो सचिव हैं वो कौन बनाए गए हैं? मोतीलाल नेहरू बनाए गए हैं। कौन बनाए गए इसके सचिव? इसके सचिव बनाए गए हैं मोतीलाल नेहरू। इसके जो सचिव हैं वो कौन बनाए गए हैं? मोतीलाल नेहरू बनाए गए हैं। और इसके जो सदस्य हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो सदस्य बनाए गए हैं इसके सुभाष चंद्र बोस, MR जयकर, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, MR जयकर और विट्ठल भाई पटेल क्या बना दिए गए हैं? इसके सदस्य बना दिए गए हैं। अब भारत में जो आगे की बागडोर है वो ये संभालेगी। और आगे आपको जानना है साइमन कमीशन के बारे में। आगे जो आपको जानना है वो जानना है साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के बारे में समझिए। तो बताया गया कि साइमन कमीशन क्या है। तो बताया गया कि साइमन कमीशन जो है इसका निर्माण क्यों किया गया है, इसका निर्माण क्यों किया गया है। तो बताया गया कि भारत में जो ब्रिटेन की सत्ता चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज सिर्फ यहाँ से धन ही कमाते चल रहे हैं, कि यहाँ विकास भी कर रहे हैं। तो बताया गया कि जो साइमन कमीशन है ये डिसाइड करेगा, ये देखेगा कि भारत में अंग्रेजों ने विकास किया है कि नहीं किया है। तो आगे समझेंगे। तो साइमन कमीशन का निर्माण क्यों किया गया है साहब? तो किया गया है साहब भारत में विकास के आधार पर, भारत में विकास के आधार पर स्थिति की जांच करना, भारत में विकास के आधार पर
स्थिति की जांच करना। भारत में विकास के आधार पर क्या करना है? स्थिति की जांच करना है, इसलिए ये बनाया गया है। और साइमन कमीशन जब बनाया गया तो उस समय जो ब्रिटेन है, जो क्या है? ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन में जो सरकार चल रही है वो कौन सी पार्टी की चल रही है साहब? कंजर्वेटिव पार्टी की चल रही है। किसकी चल रही है साहब? तो आप बताएंगे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चल रही है। ब्रिटेन में किसकी सरकार चल रही है साहब? कंजर्वेटिव पार्टी की क्या चल रही है साहब? सरकार चल रही है। और दूसरी बात, ये साइमन कमीशन है, इसका गठन कब किया गया है? तो आप बताएंगे, आंसर रहेगा 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया। और ये भारत कब पहुंचा है? भारत कब पहुंचा? ये साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा है? तो आप बताएंगे 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंच गया है? भारत पहुंच गया है। तो साइमन कमीशन का निर्माण भारत में स्थिति के आधार पर एक रिपोर्ट बनाना है, और जो रिपोर्ट होगी वो कितने वर्षीय होगी? तो 10 वर्षीय होगी। उस समय ब्रिटेन में सरकार किसकी चल रही है? तो कंजर्वेटिव पार्टी की चल रही है। इसका गठन कब किया गया है? 8 नवंबर 1927 को गठन किया गया है। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया है। और भारत कब पहुंचा है? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा है। कहां पहुंचा भारत में? तो मुंबई में। कहां पहुंचा भारत में? तो आप बताएंगे कि भारत में ये मुंबई पहुंचा। मुंबई पहुंचते ही जो इसका स्वागत है, मुंबई में इसका जो स्वागत है वो किसने किया साहब? गांधी जी ने किया। इसका जो स्वागत है वो किसने किया साहब? गांधी जी ने किया। गांधी जी ने कहा ऐसा है, अगर आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं भारत की स्थिति के आधार पर तो हमको भी शामिल कर लो। हम तुम्हें ऐसे इलाके में लेके जाएंगे जहां अंग्रेजों ने बिल्कुल भी विकास नहीं किया है। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये अंग्रेजों की जो आयोग है वो अंग्रेजों का आयोग है, भारतीयों को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो गांधी जी ने कहा तुम तो बहुत मक्कार हो, है ना। तो गांधी जी ने क्या कह दिया साहब? तो गांधी जी ने एक नारा लगा दिया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। गांधी जी ने क्या नारा लगा दिया साहब? साइमन गो बैक। तो गांधी जी स्वागत और विरोध करने वाले, गांधी जी स्वागत और विरोध करने वाले कौन से व्यक्ति बन गए साहब? पहले व्यक्ति बन गए। किसका? साइमन कमीशन का। यहां तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे समझिएगा। आगे समझिएगा। आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है असहयोग आंदोलन। क्या पढ़ना है साहब? आगे असहयोग पढ़ लिया ना? हाँ ठीक है। आगे जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है सविनय, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये शुरू कब हुआ है? तो आप बताएंगे ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ है। और बताया गया कि सविनय अवज्ञा के समय जो वायसराय थे, वायसराय वो कौन थे साहब? तो इस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या था साहब? लॉर्ड इरविन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये शुरू कब हुआ है साहब? तो आप बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है साहब? तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ है। उस समय वायसराय कौन है? तो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के जो समक्ष है, लॉर्ड इरविन के समक्ष जो गांधी जी हैं, इन गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी। कितने सूत्री मांगे रखी? 11 सूत्री मांगे रखी। और जो जिन्ना है,
जो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना है, इस मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी सूत्री मांगे रखी? तो इसने 14 सूत्री मांगे रखी, 14 सूत्री मांगे रखी। लॉर्ड इरविन ने कहा ऐसा है, अगर आप हमारी मांगे स्वीकार कर लेंगे तो हम भारत में कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। लॉर्ड इरविन ने कहा बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारी कोई भी मांग नहीं सुनना चाहते हैं। सीधा सा एक वर्ड कहा कि जो 11 सूत्री मांगे हैं ये भी नहीं मांगी जाएंगी, और जो 14 सूत्री मांगे हैं ये भी नहीं मानी जाएंगी। तो क्या माना जाएगा साहब? गांधी ने कहा अच्छा कुछ नहीं माना जाएगा तो ठीक है। तो गांधी जी ने क्या चालू कर दिया साहब? इस सविनय अवज्ञा के तहत क्या किया गया साहब? दांडी मार्च किया गया। क्या किया जाएगा साहब? दांडी यात्रा प्रारंभ की जाएगी। जो दांडी यात्रा है ये क्या की जाएगी? प्रारंभ की जाएगी। और जो दांडी यात्रा है इसके विषय में बताया गया कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई। जो दांडी यात्रा है वो कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई। कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। और जो साबरमती आश्रम है ये कहां पर है? तो आप बताएंगे अहमदाबाद में है। जो साबरमती आश्रम है ये कहां पर है साहब? तो आप बताएंगे कि साबरमती आश्रम कहां है साहब? अहमदाबाद में है। और साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो कब की गई है साहब? तो आप बताएंगे 1917 में की गई है। इस साबरमती आश्रम का जो पुराना नाम है, इसका जो पुराना नाम है वो क्या है साहब? आपसे कहा जाएगा जो साबरमती आश्रम देख रहे हैं इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? तो इसका नाम है सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम। और इसकी स्थापना कब हुई है साहब? तो आप बताएंगे 1915 में हुई है। तो जो यात्रा है अब वो साबरमती आश्रम से चलेगी और कहां तक जाएगी साहब? दांडी तक जाएगी। कहां तक जाएगी साहब? दांडी तक जाएगी। और टोटल मारकर जो दूरी है, टोटल जो दूरी है वो 395 किलोमीटर है। जो टोटल दूरी है वो कितनी चलनी साहब? 395 किलोमीटर दूरी चलनी है। और इस आंदोलन में जो टोटल भाग लेने वाले व्यक्ति हैं, जो टोटल व्यक्ति भाग लेंगे उनकी संख्या कितनी है साहब? तो उनकी संख्या बताएगी साहब 79 प्लस 1 है। कितनी है साहब? 79 प्लस 1 है। यानी कि कितनी संख्या है साहब? 80 लोग भाग लेंगे। कितना बात है? ठीक है। इन 79 में बताया गया कि 78 भारतीय होंगे और एक कौन होंगे? गांधी जी होंगे। 78 भारतीय और एक गांधी जी होंगे। और एक कौन होगा साहब? ये होगा वेब मिलर। और वेब मिलर कौन है साहब? तो बताया गया कि ये यूएसए के फ्रीमैन पत्रिका का संपादक है। ये वेब मिलर कौन है? तो ये बताया गया ये पत्रिका का संपादक है। जो वेब मिलर है ये कौन है साहब? यूएसए की एक पत्रिका है, उस पत्रिका का संपादक है कौन साहब? वेब मिलर है। इसको गांधी जी का एक चित्र लाने के लिए भेजा गया था। तो इतने लोगों ने क्या किया साहब? असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और असहयोग आंदोलन के किस पार्ट में साहब? दांडी यात्रा में भाग लिया। दूसरी बात, ये इस डेट में यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन जो गांधी जी हैं इन गांधी जी के विषय में क्या बताया गया? दूसरी बात ये कही गई कि दांडी यात्रा से 12 किलोमीटर पहले जो गांधी जी हैं, इन गांधी जी को क्या कर लिया गया साहब? गिरफ्तार कर लिया गया। 12 किलोमीटर पहले क्या कर लिया गया? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस यात्रा को खत्म किसने किया? तो आप बताएंगे सर तैयब जी ने। यात्रा का जो अंतिम नेतृत्व किया वो किसने किया साहब? सर तैयब जी ने इस यात्रा को पूरा किया। और जो यात्रा है वो कब खत्म हो गई साहब? तो आप बताएंगे यात्रा जो है वो कब खत्म हो गई है? तो जो दांडी पहुंच गए साहब वो 15 मई
1930 को क्या हो गई है, यात्रा खत्म हो गई। इतनी डेट में क्या होगी साहब, ये यात्रा जो है वो खत्म हो गई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे जानेंगे। आगे समझिएगा। आगे जाने, आगे आपको पढ़ना है गोलमेज सम्मेलन। आज क्या पढ़ना है आपको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इनका जो आयोजन है, जो गोलमेज सम्मेलन है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है, ब्रिटेन में किया जा रहा है। इनका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है, ब्रिटेन में किया जा रहा है। और आयोजन के समय जो भारत का वायसराय है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लॉर्ड इरविन। उस वायसराय का नाम क्या है, तो भारत में उस समय जो वायसराय है उसका नाम क्या है, लॉर्ड इरविन। और इसका जो आयोजन है वो ब्रिटेन में कहाँ किया जा रहा है साहब, तो आप बताएंगे जेम्स पैलेस में। कहाँ किया जा रहा है साहब, तो आपका आंसर रहेगा जेम्स पैलेस में। इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है, तो जेम्स पैलेस में किया जा रहा है। और इस समय जो ब्रिटेन के राजा हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के जो राजा हैं इस समय, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जॉर्ज पंचम है। दूसरी बात, इस समय जो ब्रिटेन में सरकार चल रही है, इस समय जो ब्रिटेन में सरकार चल रही है, उस सरकार के जो पीएम हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये कौन है साहब, ब्रिटेन में उस समय पीएम है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में कहाँ आयोजित किया जा रहा है साहब, जेम्स पैलेस में हो रहे हैं। उस समय भारत का वायसराय कौन है, तो लॉर्ड इरविन है। उस समय राजा कौन है, तो जॉर्ज पंचम है। उस समय ब्रिटेन के जो पीएम है उनका नाम क्या है साहब, रैमजे मैकडोनाल्ड है। क्या है साहब, रैमजे मैकडोनाल्ड है। और दूसरी बात बताई गई कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये कितने हुई साहब, तो 3 हुई। 3 का आयोजन कब किया गया, तो पहली का किया गया 1930, दूसरी का कब किया गया 1931, और तीसरी का कब किया गया 1932। तो ये क्या है साहब, ये है प्रथम, ये क्या है साहब, तो ये है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्या है साहब, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्या है साहब, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन तीनों में ही भाग लेने वाला पहला भारतीय कौन है, तो बताया गया तीनों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है साहब, तो तीनों में भाग लेने वाले जो पहले भारतीय हैं उनका नाम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर। दूसरे व्यक्ति कौन है जो भाग लिया उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, उनका नाम है T.P. सप्रू। जो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया उनका नाम क्या है साहब, T.P. सप्रू। और पहले व्यक्ति का नाम क्या है, डॉक्टर B.R. अंबेडकर है। यहां तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं। जो पहला गोलमेज सम्मेलन है, ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया। पहले गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ साहब, तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जब जो पहला गोलमेज सम्मेलन है जब असफल हो गया, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसको बुलाया गया, गांधी जी को बुलाया गया। और जॉर्ज पंचम ने कहा इस लॉर्ड इरविन से कि कुछ भी करिए, इस गांधी जी को लेकर आइए, और गांधी जी जो है वो भारत के प्रमुख व्यक्ति हैं,
इनको हमको जानना है कि ये चाहते क्या है। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, इससे पहले क्या होगा साहब, तो इससे पहले जो होगा वो होगा साहब 1931 में गांधी इरविन समझौता। तो पहले अब आपको क्या पढ़ना है साहब, पहले पढ़ना है 1931, डेट क्या है 1931, और इसमें क्या हो रहा है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हो रहा है, और इसको कहेंगे दिल्ली पैक्ट। इसको क्या कहेंगे साहब, इसको कहेंगे दिल्ली पैक्ट। इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है, इनका जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है साहब, दिल्ली। अब गांधी जी ने क्या कहा साहब, गांधी जी ने कहा साहब पहले तो हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को मान लीजिए तो हम क्या करेंगे साहब, आपकी बात मानेंगे। इस लॉर्ड इरविन ने कहा हमारी भी मांगे हैं, अगर तुम्हारी मांगे हैं तो हमारी भी मांगे, हमारी मांगे तुम मान लो। गांधी ने कहा ठीक है। तो गांधी जी ने ये कहा हमारी मांग ये है कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है आप उनको छोड़ दें। दूसरी बात, भारत में शराब के ठेकों को बंद कर दें। तीसरी बात, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने दें। लॉर्ड इरविन बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं माने, और कुछ बताओ। दूसरा कहा कि नमक पर से कर हटा लो और तट पर नमक बनाने की जो परमिशन है वो क्या कर दो, भारतीयों को दे दो। इस लॉर्ड इरविन ने कहा कि ऐसा है, आप क्या करेंगे, तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि ऐसा है, आप जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दो, और भारतीय जो है वो अंग्रेजों के प्रति जो दुर्भावना पैदा हो गई है उसको खत्म कर दें। तो ऐसे करके इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, और जो गांधी जी हैं, जो कौन है साहब, गांधी जी हैं, गांधी जी हैं वो SS राजपूताना जहाज से कहां चले गए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले गए। तो कहां चले गए साहब, 1931 के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया साहब, गांधी जी ने भाग ले लिया। और जैसे ही गांधी जी ने भाग लिया तो गांधी जी को 2 उपाधि मिल गई। कौन कौन सी उपाधि मिल गई साहब, तो बताया गया अर्धनग्न फकीर, और देशद्रोही फकीर। तो इस गोलमेज सम्मेलन में कितनी उपाधि मिल गई, तो 2 उपाधि मिल गई, अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर। यहां तक तो कोई समस्या नहीं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। आगे समझिए, आगे जो आपको पढ़ना है वो है 1932 का पूना पैक्ट। 1932 का पूना पैक्ट, और जो 1932 का पूना पैक्ट है ये किस किस के बीच में हुआ है, तो ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ। गांधी जी और किसके बीच हुआ है साहब, अंबेडकर के बीच हुआ है। और जो पूना पैक्ट हुआ है ये कहाँ हुआ है साहब, तो आप बताएंगे ये पुणे की यरवदा जेल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है साहब, पुणे की यरवदा जेल में हुआ है। गांधी जी ने अंबेडकर से कहा कि तुम क्या चाहते हो, अंबेडकर ने कहा हम बस इतना चाहते हैं कि हमको अपमानित न किया जाए। मतलब क्या है अपमानित न किया जाए, तो उन्होंने कहा देखो हम सिंपल सा क्या चाहते हैं कि एक काम कर दो। एक काम क्या कर दो साहब, कि जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा है, इस केंद्रीय विधानसभा में क्या कर दो 18% जो सीटें हैं वो क्या कर दो साहब SC के लिए
रिजर्व कर दो। दूसरा इन्होंने कहा कि जो विधान परिषद है, जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद में जो हमारी सीटें आपने 71 कर रखी हैं, 71 से आप बढ़ाकर इनको क्या कर दो साहब, 148 कर दो। 71 से बढ़ाकर क्या कर दो, 148 कर दो। गांधी ने कहा बस सीटें तो चाहिए, सीटें लो, ठीक है। अब गांधी जी ने कहा कि अब तुमको कोई भी दलित नहीं कहेगा, अब तुमको कोई भी क्या नहीं कहेगा, दलित नहीं कहेगा। अब आपको सब लोग क्या कहेंगे, हरिजन कहेंगे। जो दलित है दलित नहीं कहेगा, अब सारे लोग क्या कहेंगे, हरिजन कहेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखें और लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप अच्छा कंटेंट पाएं। इतना अच्छा पढ़ा देंगे आपको कि आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित होगा। तो आज के लिए थैंक यू।